हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की हुई थी मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज। तो आज इस लेक्चर में हम उन कुछ मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करें तो दो तरीके के मेथड्स थे, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या थे? जो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो हमने इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, इनफ्लो आउटफ्लो मेथड एंड सॉइल मॉइस्चर मेथड की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो बचा हुआ है टैंक लेसीमीटर मेथड, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम इसको देखेंगे। साथ ही साथ इनडायरेक्ट मेथड जो थी हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड थी, जिसमें हमने बात की हुई थी कि पेनमैन्स इक्वेशंस जो है वो एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर रिलेशनशिप पे बेस्ड है। एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर, तो ये पॉइंट आपसे पूछा गया है कि पेनमैन्स इक्वेशंस किस पर बेस्ड है, तो एनर्जी बैलेंस पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद जो बैलेनी-क्रेडल इक्वेशंस हैं एंड हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड, इन दोनों मेथड को हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर अप करने वाले हैं टैंक लेसीमीटर, बैलेनी-क्रेडल एंड हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। देखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टैंक लेसीमीटर मेथड। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टैंक लेसीमीटर मेथड। टैंक लेसीमीटर मेथड। अब देखिएगा, टैंक लेसीमीटर मेथड, देखिएगा लेसीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें कंजम्पटिव यूज मेजर करने के लिए हमारा काम आता है। अब ये इस इंस्ट्रूमेंट की एक्चुअली एक तो बनावट पूछ ले देते हैं कई बार क्वेश्चंस में, या उसके बनावट होने के बाद उसके पैरामीटर पूछ लेते हैं। दूसरा क्या पूछते हैं कि इसमें कंजम्पटिव यूज किस तरीके से डिफाइन है, कंजम्पटिव यूज जो डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैं आपका एक डायग्राम बना रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, तो टैंक लेसीमीटर कुछ भी नहीं होता है, एक सिलेंड्रिकल बर्तन होता है। सिलेंड्रिकल मतलब एक बर्तन के शेप में एक टिन का डिब्बा है। ठीक है, जो कि ऊपर से तो ओपन है और नीचे से हम क्या करते हैं, इसको एक परफोरेटेड प्लेट के द्वारा इसको बंद कर देते हैं। अब परफोरेटेड प्लेट का मतलब तुम्हें पता है, परफोरेटेड प्लेट का मतलब होता है एक ऐसी प्लेट जिसमें कुछ होल्स बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? कुछ होल्स बने हुए होते हैं। और अगर हम बात करें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर हम बात करें तो वो लगभग 10 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? लगभग 10 मीटर स्क्वायर। अगेन इसके डेप्थ की बात करें तो डेप्थ ऑफ लेसीमीटर, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेसीमीटर। ठीक है, और डेप्थ ऑफ लेसीमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ लेसीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया जाता है? 3 मीटर ले लिया जाता है। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है, इस लेसीमीटर को हमें सॉइल से फिलअप कर देना है। किससे फिलअप कर देना है? सॉइल से। और इस तरीके से प्लेस करना है कि जो टॉप है लेसीमीटर का जो टॉप पोर्शन है वो ग्राउंड लेवल को कोइंसाइड करे। किसको कोइंसाइड करे? ग्राउंड लेवल को कोइंसाइड करे। हमेशा लेसीमीटर को इसी तरीके से प्लेस करते हैं, जो टॉप ऑफ लेसीमीटर है, टॉप ऑफ लेसीमीटर शुड कोइंसाइड द ग्राउंड लेवल, और अगेन इसके नीचे साइड में हम बात करते हैं, यहां पर एक प्लेट रख देते हैं। उस प्लेट में हम क्या करते हैं, यहां पर इस प्लेट में हम क्या कर रहे होते हैं, इसको यहां पर रखा जाता है। इसके अंदर क्या है? सॉइल है। इसके अंदर क्या है? सॉइल भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, ऊपर से हम कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड करते हैं। वॉल्यूम या वाटर अप्लाइड in terms of डेप्थ के टर्म में हमने कुछ वॉल्यूम अप्लाइड किया, तो क्या हम इसको dA लिख सकते हैं या नहीं? dA वॉल्यूम ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, वो हमने कितना लिखा? dA। और क्या होगा, जब पानी यहां से पास होगा, सॉइल से पास होगा, तो कुछ समय बाद
कुछ तो यहां पर प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए ये यहां पर प्लांट्स लगा हुआ है, ये प्लांट्स है, ठीक है, तो कुछ तो यहां पर प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द वाटर इन परफोरेटेड होल से बाहर आ जाएगा। तो हम बात करेंगे एक्सेस वाटर विच इज आउट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, या एक्सेस वाटर डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या DE से मेंशन कर दें या नहीं? तो हम एक दिन में देखेंगे कि कितना पानी पर डे हम डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड कर रहे हैं DA, और हमें एक्सेस डेप्थ ऑफ वाटर मिल रहा है DE। मतलब अगर DA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बोल दूं, सपोज DA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बोल दूं, तो DE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर बोल दूं, तो 8 सेंटीमीटर पानी बाहर आ गया। कितना यूज हुआ क्रॉप के द्वारा? 2 सेंटीमीटर। अब जो क्रॉप के द्वारा यूज हुआ है वो सराउंडिंग से एवापोरेशन हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, या क्रॉप ने अपने फूड को बनाने के लिए यूज किया हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ, क्या कंजम्पटिव यूज यहां से निकाल लोगे? अगर तुम देखो ये DA डेप्थ तुम टोटल B डेज तक डालो, यानी B बेस पीरियड टाइम तक डालो, DA डेप्थ B बेस पीरियड टाइम तक, और DE डेप्थ भी तुम कैलकुलेट करो B बेस पीरियड टाइम के लिए। तो क्या कंजम्पटिव यूज डिफरेंस ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर विच इज अप्लाइड टू द it is defined as the ratio of difference of depth of water applied and difference and excess water depth to the base period of crop। तो हम क्या बोल रहे हैं? तो यहां कंजम्पटिव यूज जो डिफाइन होगा वो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड एंड एक्सेस डेप्थ ऑफ वाटर टू द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। तो क्या ये हमारा सेंटीमीटर पर डे में निकल आएगा और mm पर डे में निकल करके आ जाएगा? यानी क्योंकि वाटर डेप्थ हमेशा किस में दी जाएगी? सेंटीमीटर में या फिर mm में। और B क्या होगा? बेस पीरियड। B क्या है? बेस पीरियड। और बेस पीरियड किस में काउंट होता है हमारा? बेस पीरियड काउंट होता है डेज में। तो ये हमारा मेथड कौन सा हुआ? टैंक लेसीमीटर मेथड। टैंक लेसीमीटर मेथड। अब इसकी डेफिनेशन लिखना है, तो देखो पहले से इसका कंस्ट्रक्शन लिखना। लेसीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल लेसीमीटर। देखो मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो भी डाटा मुझे मेंशन करना था मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। आपको एक बार बता देता हूं किस तरीके से इसको लिखना होगा, ठीक है? तो लेसीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एंड टोटल डेप्थ ऑफ 3 मीटर। टोटल डेप्थ ऑफ 3 मीटर एंड इट इज ओपन एट top and perforated, having perforated base plate at bottom। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? ये क्या है? perforated base plate at bottom। परफोरेटेड बेस प्लेट एट बॉटम। तो देखो जितनी भी लैंग्वेज मैंने बोली, क्या इस डायग्राम में सारी लैंग्वेज अवेलेबल है? अब बुक्स में यही सारी चीजें तो लिखी होती हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि हमने जितना भी लैंग्वेज था वो इस डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश की। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विथ सॉइल एंड प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट सरफेस ऑफ टैंक will coincide with the ground level। surface of tank will coincide with the ground level। surface of tank किसके साथ coincide कर रही है? ground level के साथ। and for entire growth period का मतलब क्या है? base period। for entire growth period the depth of water applied and the excess depth of water are calculated। the depth of water applied and excess depth of water is calculated। हमने क्या किया? उसको निकालने की बात की, ठीक है? then consumptive use is defined या evapotranspiration is defined as the ratio of difference between applied depth and excess depth of water। applied depth and
excess depth of water to the growth period या base period of crop and expressed in centimeter per day और mm पर डे। तो देखो कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल मैंने आपको डायग्राम में शो कर दी है। बाकी जो डेफिनेशंस थी उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है ये एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कंजम्पटिव यूज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कंजम्पटिव यूज डिफरेंट हो सकता है। अब देखो यहां पर एक और चीज ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूं वो सुनना पूरा। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर एक ग्राफ बनाया जा सकता है, वो होगा कंजम्पटिव यूज एंड यील्ड के बीच में, कंजम्पटिव यूज एंड यील्ड के बीच में। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर डेप्थ ऑफ वाटर कुछ अप्लाइड की तो एक्सेस डेप्थ ऑफ वाटर कुछ मिलेगी, उससे कंजम्पटिव यूज मान लीजिए CU1 आ गया, और अगर कंजम्पटिव यूज CU1 आता है तो उसके करस्पॉन्डेंस कुछ ना कुछ यील्ड Y1 आ जाएगी या नहीं, बताना मुझे, आएगी या नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमने दूसरी बार में कुछ कंजम्पटिव यूज निकाला, ठीक है, और उस कंडीशन में देखा तो हमारा क्या आ गया है, Y2 आ गया है या नहीं, Y2 आ गया है या नहीं। और फिर तीसरी बार में बात किया हमने तो यहां CU2 आया था, ये CU2। अब तीसरी बार में बात किया तो हमारा यहां पर ये Y3 आ गया, और उस कंडीशन में क्या आया हमारा, CU3 आया। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये Y3 आ गया, CU3 आ गया, तो यहां पर मैंने एक कर्व बनाया, और जो कर्व बनाया वो कर्व कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, कर्व कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। विजिबल है या नहीं, प्रॉपर्ली विजिबल। तो अगर हम बात करें कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, तो आप देखिएगा एक पॉइंट आया जहां पर यील्ड क्या है, यील्ड जो है वो यील्ड इज मैक्सिमम, यील्ड इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम यील्ड अगर आप देखो तो इस क्रॉप के लिए अलग अलग कंजम्पटिव यूज है, CU1, CU2, CU3। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में बोलो कि सर अब बताइएगा कंजम्पटिव यूज कौन सा डिफाइन होगा, CU1, CU2 एंड CU3, तो मैक्सिमम यील्ड के करस्पॉन्डेंस जो कंजम्पटिव यूज आएगा वही आपका क्या डिफाइन होगा, आपका कंजम्पटिव यूज डिफाइन होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कंजम्पटिव यूज इज डिफाइंड experimentally corresponding to maximum yield। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से पूछ लिया गया कि आपको 3 कंजम्पटिव यूज दिए गए हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो CU1 मिला, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया CU2 मिला, तीसरी बार किया CU3 मिला, तो आपका कंजम्पटिव यूज कहां कहा जाएगा, कंजम्पटिव यूज वो कहा जाएगा, इस कंप्लीट क्रॉप के लिए कंजम्पटिव यूज वो कहा जाएगा जहां पर यील्ड क्या है, मैक्सिमम हो रही है। और इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यील्ड मैक्सिमम कहां हो रही है, CU2 पर हो रही है। तो हमने क्या किया, पहले डेप्थ ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर की, फिर 12 सेंटीमीटर की, फिर 15 सेंटीमीटर की, और उस तरीके से CU1, CU2 एंड CU3 निकाले। और जब CU1, CU2 निकाले तो वहां पर यील्ड भी देखा कि यील्ड कितनी हो रही है, और यील्ड और कंजम्पटिव यूज में ग्राफ बनाया, और मैक्सिमम यील्ड की करस्पॉन्डेंस जो हमारा कंजम्पटिव यूज डिफाइन होगा वो हमारा कंजम्पटिव यूज फॉर द क्रॉप डिफाइन होगा। अब ये पैरामीटर क्लियर है, तो आई होप कि दिस मेथड विल बी क्लियर टू यू कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से निकालना है, ये सारी चीजें आपको अब समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो हाँ, यहां पर हमने कौन सा कंप्लीट किया है, टैंक लेसीमीटर मेथड। ठीक है, अगर मान लो यहां पर ये वॉल्यूम के टर्म में दे दिया, तो वॉल्यूम के टर्म में दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दो तो डेप्थ के टर्म में आ जाएगा या नहीं, डेप्थ के टर्म में आ जाएगा। या सिंपली लिख लेना VA माइनस VD, VA माइनस VE, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो वो
MMQ के फॉर्म में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय एरिया कर दोगे तो डेप्थ के टर्म में आ जाएगा, और पर डे तो हम उसको मान के चलते ही हैं। ठीक है, तो ये टैंक लेसीमीटर मेथड यहां पर आपने कंप्लीट करी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखा, जो भी डिस्क्रिप्शन था उसको मैंने आपके डायग्राम के फॉर्म में यहां पर रिलेट कर दिया है, और बाकी बची हुई चीजें हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख ली है। तो जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, या जो हमने डेफिनेशंस के फॉर्म पे जो फॉर्मूला लिखा है उससे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशंस पढ़ते हैं। वेलेनी क्रेडल इक्वेशन, वेलेनी क्रेडल इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं वेलेनी क्रेडल इक्वेशंस, तो वेलेनी क्रेडल इक्वेशन या वेलेनी क्रेडल मेथड भी हम बोल सकते हैं, तो ये क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वेलेनी क्रेडल इक्वेशंस जो है, तो इट कंप्यूट्स सीजनल कंजम्पटिव यूज। अब सीजनल कंजम्पटिव यूज का मतलब क्या है? सीजनल कंजम्पटिव यूज का मतलब क्या है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स या इट इज बेस्ड ऑन मीन मंथली टेम्परेचर एंड परसेंटेज डे टाइम आवर्स या परसेंटेज सनशाइन आवर्स या परसेंटेज डे टाइम आवर्स के बेसिस पे है। देखो, परसेंटेज मंथली, अगर हम बात करें मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर, एंड किस पे बेसिस है? डे टाइम आवर्स के बेसिस पे है। तो दो टर्म्स यहां पे आ रखना। अब ये होते क्या है? मीन मंथली टेम्परेचर एंड परसेंटेज डे टाइम आवर्स या सनशाइन आवर्स। ठीक है, अगर मैंने एक क्रॉप के लिए बोला, मैंने बोला एक क्रॉप के लिए परसेंटेज डे टाइम आवर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला नवंबर का महीना है, ठीक है, तो एक बेस पीरियड हुआ 3 डे का। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, बेस पीरियड है 2 डेज का, और 2 डेज में टोटल आवर्स कितने होंगे? 48 आवर्स होंगे, यानी 48 आवर्स में कितने टाइम पे सनशाइन है? कितने टाइम पे? तो हमने बोला 48 आवर्स में से अप्रोक्सीमेट मैंने बोल दिया कितना? 30 घंटे सनशाइन है, 30 घंटे सनशाइन है, और बाकी के ये बच्चे 18 घंटे क्या है? नाइट है, नाइट टाइम आ चुका है, मतलब मून आ चुका है। तो ये जो परसेंटेज डे टाइम आवर्स है पूरे बेस पीरियड का कितना है? 30/48 इंटू 100। तो ये परसेंटेज डे टाइम आवर्स, क्योंकि इसी परसेंटेज डे टाइम आवर्स में हमारी क्रॉप क्या करेगी? ग्रो करेगी, और ग्रो करने का मतलब है कि उसी टाइम में फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं हो रही होंगी, और उसी समय पे फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं जब होती हैं या प्रकाश संश्लेषण की जब क्रियाएं होती हैं, तभी हमें वाटर का यूज होता है। हमें नहीं, मतलब पौधों को वाटर का यूज होता है, अदरवाइज वाटर का यूज नहीं होता है। तो थोड़ा सा एम्पेरिकल मेथड को और भी रिलेट बनाया है परसेंटेज डे टाइम आवर्स से। ठीक है, दूसरा, मीन मंथली टेम्परेचर को क्यों लिया गया है? सपोज मैंने बोला नवंबर का मंथ है, उसकी 1 तारीख, 2, 3, 4 और अप टू 30 तक, 30 नवंबर तक मैंने टेम्परेचर लिया। पहले दिन टेम्परेचर है 27 डिग्री, दूसरे दिन 28 डिग्री, तीसरे दिन 35 डिग्री, चौथे दिन कुछ और, पांचवें दिन, इन सभी का मीन मंथली टेम्परेचर का मतलब है पूरे मंथ के टेम्परेचर का मीन। तो समेशन ऑफ ऑल द 30/30, इनका अगर हम मीन ले लेते हैं तो एक टेम्परेचर वैल्यू निकल के आएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? मीन मंथली टेम्परेचर। तो हर दिन का एवापोरेशन अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, क्योंकि किसी दिन ज्यादा टेम्परेचर हुआ, किसी दिन कम टेम्परेचर हुआ, उसके बेसिस पे क्या होगा? हमारा वेरिएशन चेंज हो जाता है। इसलिए मीन मंथली टेम्परेचर पूरे मंथ का एक टेम्परेचर लिया, और मंथ का टेम्परेचर लेने के कारण इसी को क्या बोला गया? सीजनल कंजम्पटिव यूज। मतलब हर मंथ का अलग अलग कंजम्पटिव यूज निकालेंगे, और उनको बेस पीरियड के दौरान जो भी होगा उसको क्या कर देंगे? हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं
यहां पर जो इंपेरिकल रिलेशनशिप दिया गया है, तो इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या दिया है वो देखना। एम्पेरिकल रिलेशनशिप, तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या दिया है बेरेनी क्रेडल ने, वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप देखने की बात करना है। वो क्या दिया है, कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू के पी अपॉन 40 1.8t प्लस 32, 1.8t प्लस 32, ठीक है। तो Kp अपॉन 40 1.8t प्लस 32, तो ये दिया है कंजम्पटिव यूज के लिए रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पहले तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है, ध्यान रखना, पहले तो क्या पूछ सकता है, फॉर्मूला। और ये जो कंजम्पटिव यूज निकल करके आएगा वो किस में निकल करके आएगा, सेंटीमीटर में निकल करके आया, ये भी ध्यान रखना है। ये जो कंजम्पटिव यूज निकल करके आएगा वो किस में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में। अब यहां नोटेशंस की बात करते हैं, नोटेशंस क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले के होता है क्रॉप फैक्टर, जो कि अलग अलग क्रॉप के लिए डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉप के टाइप पे डिपेंड करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉप फैक्टर। सीयू क्या है, सीयू है मंथली कंजम्पटिव यूज, मंथली कंजम्पटिव यूज, मंथली कंजम्पटिव यूज किस में है, इन सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो के की वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जब भी हम बात करेंगे के की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन। टी क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो मीन मंथली टेम्परेचर है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं परसेंटेज मीन मंथली टेम्परेचर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज मीन मंथली टेम्परेचर या मीन मंथली टेम्परेचर, इसको बोल सकते हैं। पी क्या है, परसेंटेज डे टाइम आवर्स, परसेंटेज डे टाइम आवर्स। और आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है ये वैल्यू किस में दिया जाएगा, ये वैल्यू आपको परसेंटेज में दिया जाएगा। और किसके लिए है, फॉर द गिवन मंथ ऑफ द ईयर, गिवन मंथ ऑफ द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर के, उस पर्टिकुलर ईयर के जिस मंथ के लिए हमें कंजम्पटिव यूज निकालना है, उसके लिए आपका क्या दिया गया है, मीन मंथली टेम्परेचर, और उसके लिए आपका परसेंटेज डे टाइम आवर। तो एक क्वेश्चन आपका इस पे बन सकता है कि यहां पर फॉर्मूला क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए आपको क्वेश्चन में परसेंटेज डे टाइम आवर्स दे देगा और परसेंटेज मीन मंथली टेम्परेचर दे देगा, और क्रॉप फैक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। तो बोलेगा उस पर्टिकुलर मंथ के लिए आप निकाल के बताइएगा कि कंजम्पटिव यूज कितना होगा। तो अगेन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं। लेकिन एक और क्वेश्चन दे देगा, वो बोलेगा एक क्रॉप है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक क्रॉप है जो कि 3 मंथ, जिसका बेस पीरियड कितना है, बी डेज बेस पीरियड है, जिसका बेस पीरियड कितना है, बी डेज बेस पीरियड है। लेकिन ये क्रॉप जो है वो 3 मंथ में आ रही है। कौन कौन से 3 मंथ है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ में ये क्रॉप हो रही है, ठीक है। आपको बोल दिया इस अक्टूबर मंथ के लिए जो हमारी वैल्यू है वो P1 है एंड T1 है। P1 क्या है, P1 है परसेंटेज डे टाइम आवर्स, एंड T1 क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर फॉर अक्टूबर मंथ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे बोला गया इसके लिए P2 है एंड इसके लिए T2 है, और इसके लिए P3 है एंड इसके लिए T3 है, जबकि जो क्रॉप है वो क्रॉप कॉफिशिएंट, अगर हम बात करें फॉर क्रॉप फैक्टर, अगर हम क्रॉप फैक्टर की बात कर रहे हैं तो वो K है। कितना है, K है। तो फाइंड आउट
कंजम्पटिव यूज फॉर दिस क्रॉप, कंजम्पटिव यूज फॉर दिस क्रॉप। अगर इस क्रॉप के लिए कंजम्पटिव यूज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की तो हम बात करेंगे कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू, ये जो कंजम्पटिव यूज है वो क्या है? मंथली है। क्रॉप फैक्टर मंथली कंजम्पटिव यूज है। कैसा है? मंथली। तो हम कंजम्पटिव यूज, टोटल कंजम्पटिव यूज बी टाइम पीरियड में कितना होगा? Cu1 प्लस Cu2 प्लस Cu3। तो अगर हम बात करें यहां पर, इसको हम क्या बोल देंगे? यहां पर हम बोल देते हैं इसको, ये Cu1 हुआ, ये कितना हुआ? ये Cu2 हुआ, और ये कितना हुआ? Cu3 हो गया है। तो अगर हमने फिर से फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Kp1 अपॉन 40 1.8 T1 प्लस 32 प्लस Kp2 अपॉन 40 1.8 T2 प्लस 32 प्लस Kp3 अपॉन 40 1.8 T3 प्लस 32। ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या नहीं? तो इन शॉर्ट क्या मैं यहां पर कंजम्पटिव यूज इक्वल टू K समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी टाइम पीरियड के निकालना है 1 to n Pi अपॉन 40 1.8 Ti प्लस 32 लिख सकता हूं या नहीं? कंबाइंडली पूरे क्रॉप के लिए ये लिख सकता हूं या नहीं? और अगर पूरे क्रॉप के लिए अगर हमने ऐसा लिखा है तो Pi क्या है? किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए डे टाइम आवर्स, परसेंटेज डे टाइम आवर्स। Ti क्या है? किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए परसेंटेज मीन मंथली टेम्परेचर, परसेंटेज मीन मंथली टेम्परेचर। और ये क्रॉप क्या है? कंजम्पटिव यूज फॉर आ पर्टिकुलर क्रॉप, पर्टिकुलर क्रॉप ड्यूरिंग बेस पीरियड, ड्यूरिंग बेस पीरियड, पर्टिकुलर बेस पीरियड के दौरान यहां पे। और अगर हम यहां पे जो Cu बोल रहे हैं वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो मंथली कंजम्पटिव यूज है। वो कौन सा है? मंथली कंजम्पटिव यूज। और ये किसका है? ये है क्रॉप के बेस पीरियड के दौरान होने वाला कंजम्पटिव यूज। तो आपको कई बार क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि अगर टोटल बेस पीरियड इतना है और टोटल क्रॉप का कंजम्पशन इतना है तो अक्टूबर नवंबर के लिए दे दिया, बोला दिसंबर के लिए निकालिएगा। ये इक्वेशन सिंपली लगा करके, अगर टोटल दिया हुआ है तो 3 मंथ का अलग अलग, ये इक्वेशन लगा करके आंसर निकाल सकते हैं या नहीं? ये इक्वेशंस लगा करके आंसर निकाला जा सकता है या नहीं? तो ये है हमारी बैलनी-क्रेडल इक्वेशंस, जिसमें हमने बात की हुई है कि किस तरीके से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका यहां पर, दूसरा क्वेश्चन किस किस पे बेस्ड है? मीन मंथली टेम्परेचर एंड परसेंटेज डे टाइम आवर्स। तीसरा क्वेश्चन इसी में डाटा दे दिया किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए और आपसे निकलवा लिया। चौथा 3 मंथ का अलग अलग डाटा दिया और उसकी आपसे कैलकुलेशन करवा ली, उसकी आपसे क्या करवा ली? कैलकुलेशन करवा ली। तो इस तरीके से हमारा यहां पर क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। अगेन इस पूरे पैरामीटर को एक और नाम दिया है, तो इसको हम K इंटू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n से लेकर के इसको बोलते हैं Fi। क्या बोलते हैं? Fi। तो उस पूरे टर्म को बोल दिया था Fi। तो अगर क्वेश्चन में कभी Fi लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। Fi का मतलब क्या है? Pi अपॉन 40 1.8 Ti प्लस 32। क्लियर है बात? तो ये आपका हो गया बैलनी-क्रेडल इक्वेशन। सॉरी, इसके अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है। अगेन अगर आपने एक क्रॉप के लिए कंजम्पटिव यूज निकाल लिया है और अगर आपको इफेक्टिव रेनफॉल दे दिया जाए तो क्या आप CIR निकाल लोगे? निकाल लोगे। और अगर CIR निकाल लिया तो NIR निकाल लोगे, NIR निकाल लिया तो FIR निकाल लोगे अगर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दे दें। और अगर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दे दिया है और कन्वेंस एफिशिएंसी दे दिया तो क्या आप GIR निकाल लोगे या नहीं? सोचो थोड़ा। तो यही क्वेश्चन कन्वेंशनल में चला गया। तो बैलनी-क्रेडल मिला करके और इरिगेशन रिक्वायरमेंट मिला करके कन्वेंशनल का क्वेश्चन पुटअप कर दिया है। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन पुटअप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अच्छा मजा आ रहा है या नहीं? समझ में आ रही है चीजें? चलो बहुत बढ़िया।
तो यार जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिलती है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और वहीं पर एक टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं कुछ चीज़ें तो स्टूडेंट्स के साथ, और पीरियडिकली मैं भी उस ग्रुप को देखता हूं, तो आप डिस्कशन ग्रुप भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं तो फेसबुक से आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो यहां पर आपको क्रॉप फैक्टर लेना पड़ता था, और क्रॉप फैक्टर निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्रॉप फैक्टर अगर हम बात करें काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर क्रॉप फैक्टर निकालना आसान नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें अगला मेथड देखना होगा। इंडिया में क्रॉप फैक्टर बेसिकली डिफाइन नहीं है, तो हम उसमें अगला मेथड बात करते हैं हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड। इसलिए इंडिया में जो मोस्ट यूजेबल मेथड है अगर हम बात करें इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए या कंजम्पटिव यूज निकालने के लिए, वो हमारा है हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड। ठीक है, तो हारग्रीव्स पेन इवेपोरेशन मेथड। तो देखो ये बेसिकली कोई मेथड नहीं है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, एक पानी का पैन लिया है, पैन यानी मतलब एक बर्तन होता है। ठीक है, तो एक पैन लिया है, उस पैन को कुछ स्टैंडर्ड साइज एंड शेप में बनाया है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज एंड शेप में अगर हम बात करें उसका डायमीटर 1.2 मीटर लिया गया है या 120.7 सेंटीमीटर लिया गया है, और जो उसकी डेप्थ ली गई है वो 25 सेंटीमीटर ली गई है। ठीक है, और उस पैन को पानी भर के रखा है। अब उसको कुछ समय के लिए रखा और देखा कितना एवापोरेशन हो सकता है। जितना एवापोरेशन हो रहा है उसको एक पैन एवापोरेशन कॉफिशिएंट की मदद से हमने रिलेट कर दिया है, किसके साथ, लेक से या ग्राउंड से या फील्ड से होने वाले एवापोरेशन से। किस तरीके से, तो हम बात करते हैं हारग्रीव्स पैन एवापोरेशन मेथड। कई बार इसको क्लास ए पैन एवापोरेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा क्लास ए पैन एवापोरेशन, जो कि लेक वगैरह से एवापोरेशंस को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको कई बार क्लास ए पैन एवापोरेशन मेथड बोला जाता है, लेकिन दोनों मेथड अलग अलग हैं। दोनों मेथड क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे कॉफिशिएंट्स को माना जाता है, उनके बेसिस पे बात करते हैं, लेकिन यहां पर एक ही कॉफिशिएंट्स को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो कई बार इरिगेशन के केस में इसको क्लास ए पैन एवापोरेशन मेथड भी बोल दिया जाता है। अब इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर अभी हमने बात किया है इसका जो डायामीटर होगा, डाया अगर हम बात करें डाया, तो डाया जो होता है वो 120.7 सेंटीमीटर होता है, और आप बोल सकते हैं 1.2 मीटर। कितना बोल सकते हैं, 1.2 मीटर। अगेन इसको इस तरीके से यहां पर नीचे ले आया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, इसको ग्राउंड पर रख दिया है, किस पर रख दिया है, ग्राउंड पर, और जब हमने ग्राउंड पर इसको रख दिया है, ये ग्राउंड पर रख दिया है, तो नीचे से इसको पैक करते हैं, ये पूरा पैक रहता है। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं इसकी जो हाइट होती है वो 25 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पेन, पेन की हाइट कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो डाटा है ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो ये डाटा भी हमें क्या रखना है, याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो हाइट ऑफ पेन कितना होता है, या डेप्थ ऑफ पेन या हम बोले हाइट ऑफ पेन, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। एंड डाया जो होता है 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम वाटर फिलअप करते हैं, और वाटर जो फिलअप कर रहे हैं, ये वाटर फिलअप कर दिया, तो जो वाटर फिलअप किया जाता है कम से कम बॉटम से 20 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन 20 सेंटीमीटर बॉटम से मिनिमम होना चाहिए। मतलब जो टॉप से जो हाइट की बात करें वो 5 सेंटीमीटर से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर के बीच में मेंटेन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में मेंटेन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर डेप्थ in this pan
should not be less than 5 centimeter to 7.5 centimeter in any case from टॉप से अगर हम बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। या इस तरीके से भी बोल सकते हो कि वाटर हाइट इज मेंटेन्ड 5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। वाटर हाइट मेंटेन्ड लिखा है, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर की हाइट हमें मेंटेन करना है। और एक एक दिन में देखेंगे कितना एवापोरेशन हो रहा है, कितना एवापोरेशन बोला है, ठीक है। then consumptive use is related with following equation। अगर हम बात करें कंजम्पटिव यूज, तो अगर हम बात करें ईटी, जिसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं और कंजम्पटिव यूज भी बोल सकते हैं, वो कितना होता है K इंटू ईपी होता है। जहां पर हम बात कर रहे हैं ईटी या सीयू, अगर हम ईटी या सीयू की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इवेपोरेशन और कंजम्पटिव यूज, ठीक है। अगर हम ईटी की बात करते हैं तो ईटी और सी को क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजम्पटिव यूज इन फील्ड कंडीशन। ये फील्ड कंडीशन में होने वाला कंजम्पटिव यूज इवेपोट्रांसपिरेशन है, ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगेन जो ईपी होता है, ईपी क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन फ्रॉम पेन से होने वाला हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन है। और के क्या होता है, पेन कॉफिशिएंट। अगर हम बात करें पेन कॉफिशिएंट्स की तो इट डिपेंड्स ऑन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स, टाइप ऑफ क्रॉप, या हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम बात करते हैं कंजम्पटिव यूज कोएफिशिएंट या पेन कोएफिशिएंट को हम क्या बोल सकते हैं, कंजम्पटिव यूज कोएफिशिएंट भी बोला जाता है कई बार। तो लिख लो दोनों टर्म, कंजम्पटिव यूज कोएफिशिएंट भी इसको बोल दिया जाता है। तो हमने क्या लिखा, मेनली किन किन बातों पे डिपेंड करता है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ क्रॉप। तो जब हम टाइप ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो टोटल क्रॉप्स को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। किसको बांटा गया है, 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स में तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं, फॉर वैल्यू ऑफ के क्रॉप्स आर डिवाइडेड इन 8 groups from A to G and 8 group। मतलब A to G तो हमारे 7 ग्रुप हो रहे हैं और A to G तक हमने 7 ग्रुप किए हैं और उसके बाद 8वां ग्रुप बनाया है। तो ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है शुगर केन, तो शुगर केन को अगर हम बात करते हैं किस ग्रुप में रखा गया है, तो इसको रखा गया है ग्रुप जी में। किस में रखा गया है, ग्रुप जी में। और अगर हम राइस या पैडी की बात करते हैं, राइस और पैडी, अगर हम बात करते हैं राइस और पैडी, तो इसको रखा गया है 8 ग्रुप में। 8वें ग्रुप में अलग से पूरा ग्रुप बनाया गया है राइस एंड पैडी के लिए। तो शुगर केन वाला पूछा गया है कि शुगर केन को किस ग्रुप में रखा गया है, लेकिन 8वें ग्रुप में केवल राइस या पैडी को ही रखा गया है, इसलिए उसके लिए पूरा एक ग्रुप बनाया गया, 8वां ग्रुप, वो हम बात करते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है शुगर केन वाला। और यहां पर ये तो कभी ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है,
टोटल कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये हमसे बात कर सकता है, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहां पर लिख लिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्लास ए एवापोरेशन पेन से पूछा गया है कि यहां पर अगर हम बात करें तो लेक एवापोरेशंस की बात करते हैं। लेक एवापोरेशन जो होता है अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ पेन एवापोरेशन काउंट किया गया है। लेक एवापोरेशन जो काउंट किया गया वो कितना काउंट किया गया है, अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ पेन एवापोरेशन काउंट किया गया है। तो इतने क्वेश्चंस यहां पर पूछ सकता है। ठीक है, तो एक तो आपसे ये स्ट्रक्चर पूछता है कि हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड में डायामीटर कितना है और डेप्थ कितनी है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है ये फॉर्मूला, कि फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दे दे कि भैया बताइएगा इतना इतना हो रहा है तो बताइएगा क्या वैल्यू आएगी कंजम्पटिव यूज की। अगर आपका पेन कॉफिशिएंट या कंजम्पटिव यूज कॉफिशिएंट आपका के की वैल्यू दी गई है। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कंजम्पटिव यूज ईटी अपॉन ईपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ईटी अपॉन ईपी की वैल्यू दे दी गई है। तो बताइएगा अगर ईटी और ईपी की वैल्यू दे दी गई तो के की वैल्यू आप निकाल लोगे या नहीं। के की वैल्यू, ईटी क्या है एवापोट्रांसपिरेशन और ईपी क्या है पेन एवापोरेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहां पर हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड को कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया में क्रॉप फैक्टर प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, इसलिए बेलेनी क्रडल इक्वेशंस की जगह ज्यादा यूज नहीं करते हैं। मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड। तो इंडिया में जो मोस्टली यूज्ड की जाने वाली मेथड है वो कौन सा है, हारग्रीव्स पेन एवापोरेशन मेथड टू कैलकुलेट कंजम्पटिव यूज। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रेस्ट करता हूं। आज हमने जो पढ़ा हुआ है कंजम्पटिव यूज के बारे में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉइल प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप्स लेकर के आऊंगा, जहां हम फील्ड कैपेसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इन सभी की बात करेंगे। उन सभी को हम एक एक करके यहां पर देखने की बात करेंगे। तो यार लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइएगा रिगार्डिंग विजिबिलिटी, रिगार्डिंग ऑडियो या किसी भी चीज को लेकर के। अगर आपको लगता है तो उसको इंप्रूव किया जाएगा विद इन द टाइम। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस्ट क्वालिटी यहां पर मिले चीजों की, ना ही केवल कंटेंट की, बट वीडियो भी आपके लिए बेस्ट हो, यानी प्रॉपरली व्यू हो और प्रॉपरली ऑडिबल हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है।